भाई जो अपनी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, आज ये इसकी 5th वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस सीरीज के अंदर मैं जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा वो सबके सब चैप्टर वाइज फॉर्म में पढ़ाऊंगा, ताकि जब ये सीरीज कंप्लीट हो तो आपको कंप्लीट कोर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन होने की फीलिंग तो आए ही आए। उसके अलावा जब आप एक वीडियो भी पूरी करते हो तो आपको फीलिंग वो सेटिस्फेक्शन आए कि उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो आपके रिवाइज हो गए। जैसे कि आज अपन एडवर्ब और आर्टिकल चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अच्छा जी, इसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है भाई मैंने। यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है वहाँ जाओगे तो आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पिंड कमेंट के अंदर मेरी एप्लीकेशन का लिंक है, उसको इंस्टॉल कर लो। होम पेज पे ही फ्री पीडीएफ नाम से आइकन है, वहाँ पे क्लिक करोगे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आ जाइए करते हैं शुरुआत। आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर 1, लेकिन सीरीज के हिसाब से कॉन्सेप्ट नंबर 41। एडवर्ब चैप्टर पे जो सवाल आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सवाल देखे गए हैं वो देखे गए हैं एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब के। यानी आपके सेंटेंस में चाहिए था एडजेक्टिव, आपने लगा दिया एडवर्ब, चाहिए था एडवर्ब, लगा दिया आपने एडजेक्टिव। इस चैप्टर पर मतलब इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी सवाल आते हैं। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा लिंकिंग वर्ब, है ना। जैसे इज, एम, आर, वाज वर। अगर मैं सिंपल सी एक बात कहूँ, फॉर एग्जाम्पल अमन इज के आगे क्या लिखेंगे? सैड की सैडली? अमन इज सैड कि अमन इज सैडली? ऑब्वियस बात है सर, सैड आएगा। क्यों आ रहा है? अब वैसे तो पढ़ने से पता चल रहा है, लेकिन अगर इसको ग्रामर से डिफाइन करें तो बात ऐसी है भैया, ये जो इसमें इज लिखा हुआ है ये एक लिंकिंग वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये वर्ब तब यूज करी जाती है मेन वर्ब के रूप में जब किसी के बारे में कुछ बताना हो, कोई एक्शन को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करना। अमन के बारे में कुछ बताना, उसके लिए लिखा, और अमन क्या नाउन है तो नाउन के लिए क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। सैडली एडवर्ब होता है, सैड एडजेक्टिव होता है, इसलिए अमन इज सैड आया। ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई एक्शन वर्ब लिख दूं, है ना, अगर मैं लिख दूं अमन वॉक्स, अमन वॉक्स, तो इसके आगे क्या लिखूं मैं? स्लो लिखूं कि स्लोली लिखूं? ऑब्वियस बात है स्लोली लिखना पड़ेगा, क्योंकि वॉक क्या हो गई? एक्शन वर्ब हो गई। तो इसका मतलब आगे क्या करना पड़ेगा? आपको एडवर्ब लगानी पड़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है जी। तो लिंकिंग वर्ब जो होती हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए लिखी जाती है, वो सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वर नहीं होती, उसके अलावा ये भी वर्ब्स हैं कुछ, है ना। ये वर्ब हमेशा लिंकिंग वर्ब भी बने ऐसा जरूरी नहीं है, एक्शन वर्ब भी बन जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ रोहन टेस्टेड द केक प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ, तो अब तो ऑब्जेक्ट रख लिया इसने। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस केक टेस्ट्स बैड, इस केक का टेस्ट बुरा है, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई। दिस केक स्मेल्स बैड, ये केक बुरा स्मेल कर रहा है, तो लिंकिंग वर्ब होगी, किसी चीज के बारे में कुछ बताया जा रहा है ना। द सरफेस फील्स कोल्ड, सरफेस ठंडा लग रहा है, लिंकिंग वर्ब हो गई। शी ग्रू ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई, है ना। ही गॉट स्मार्ट, वो स्मार्ट हो गया। ही गॉट मैड, वो पागल हो गया। शी बिकेम मैड, वो पागल हो गई। शी बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गई। तो ये कुछ ऐसी वर्ब हैं बेसिकली जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, और एक्शन नहीं होता, दिखने में तो वर्ब जैसी ही लग रही हैं, लेकिन एक्शन ना होने के कारण ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के बात ऐसी है, अगर आपके वाक्य में लिंकिंग वर्ब का यूज हो रहा हो यानी कोई एक्शन ना हो रहा हो तो समझ जाना सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना है तो आगे एडजेक्टिव यूज करें। अगर आपको लगे कि एक्शन हो रहा है तो एक्शन के लिए फिर एडवर्ब का यूज करना होता है। आओ करके दिखाओ जरा। वही रोज वाला सिस्टम, वीडियो पॉज करके आप आंसर सोचेंगे, फिर मैं बताता हुआ मिलूंगा आपको जैसे ही आप अनपॉज करेंगे या प्ले करेंगे। आ जाइए। शी बिहेव्ड वेरी रूड विद अजय's पेरेंट्स सो ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू हर। उसने बहुत बुरे तरीके से, बड़े रूड मैनर में बिहेव किया अजय के पेरेंट्स के साथ, इसलिए उसने उससे बात करनी बंद कर दी। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बिहेव वर्ब आ रही है। बिहेव करना ये तो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा तो एडवर्ब चाहिए था। रूड तो एडजेक्टिव होता है, रूड पर्सन। मुझे चाहिए था एडवर्ब बिहेव को क्वालिफाई करने के लिए, मैंने लगा रखा रूड, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे मुझे रूड काट के रूडली करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ही गॉट रियली मैडली वेन ही सॉ हिज गर्लफ्रेंड हैविंग डिनर विद हिज फ्रेंड। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उसी के दोस्त के साथ ही डिनर करते हुए देखा। तो अब यहाँ पे गुस्सा हो जाना, पागल हो जाना, तो यहाँ पे तो गेट तो लिंकिंग वर्ब है, प्राप्त करना है, ऐसा कुछ एक्शन तो हो नहीं रहा। गुस्सा हो गया, उदास हो गया, इस टाइप से किसी के बारे में कुछ बता रहे हो, तो यानी यहाँ पे मैडली जो एडवर्ब लिखा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि गेट यहाँ पर अपनी लिंकिंग वर्ब की जैसा काम करेगी। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा,
एक्शन नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको मैडली काट के क्या लिखना पड़ेगा, मैड लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैडली एक एडवर्ब है और मैड एक एडजेक्टिव है। क्लियर होगी इतनी बात? इनको करिए जरा। हाँ जी, ऑल्दो शी इज़ अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन, हालांकि वो बड़ी इम्पेशेंट सी पर्सन है, यानी बहुत मतलब शांति से नहीं बैठ पाती, अपनी बात बतानी है एकदम से पेशेंस लूज कर देती, इस टाइप की पर्सन है। फिर भी वो केप्ट कामली ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, जब उससे पूछताछ चल रही थी, इंटेरोगेशन चल रही थी, वो एकदम शांत रही। अब ये जो कीप होती है ये भी लिंकिंग वर्ब का काम कर सकती है। ही केप्ट काम, वो शांत रहा, हाँ कि ना। कीप भी लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर सकती है, शायद मैं एक्शन बोल गया गलती से ना। कीप भी लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर सकती है, कहने का मतलब ही केप्ट काम, वो शांत रहा, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। हालांकि इम्पेशेंट पर्सन है लेकिन वो शांत रही इंटेरोगेशन के दौरान। एक्शन कैसे हुआ, शांत रहना, इसमें तो एक्शन अपने आप ही नहीं है। तो इसका मतलब कीप जो है वो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पे आपको एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव की जरूरत थी, काम एडजेक्टिव होता है, कामली एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे आपको काम लिखना पड़ेगा। ठीक है। आई वॉन्ट टू शिफ्ट फ्रॉम दिस एरिया बिकॉज आई डोंट फील सेफली हेयर, मैं इस एरिया से शिफ्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर सेफली फील नहीं होता। सेफली एडवर्ब होता है ना। आई होप दैट यू विल रीच देयर सेफली, तुम वहाँ सेफली पहुँच जाओगे। अगर रीच वर्ब लगानी है तो क्या लगाएंगे अपन, एडवर्ब लगाएंगे। लेकिन फील, आई फील सेफ, आई फील अनसेफ, मुझे ऐसा महसूस होता है, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, नहीं। दिस सरफेस फील्स कोल्ड, ये सरफेस ठंडा लग रहा है। दिस फील्स हॉट, ये गर्म लग रहा है। दिस फील्स रफ, ये खुरदरा लग रहा है। दिस फील्स सॉफ्ट, ये सॉफ्ट फील हो रहा है। किसी चीज़ के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि कोई चीज़ सॉफ्ट है, कोई चीज़ रफ है, कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ गर्म है। यहाँ सेफ फील होता है, अनसेफ फील होता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ये जो फील है ये लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करेगी। ये जो फील लिखी हुई है ये लिंकिंग वर्ब की तरह से काम करेगी, इसलिए जो सेफली है ये गलत हो जाएगा। आपको आई डोंट फील सेफ लिखना पड़ेगा, एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम होती है। यानी आपको एडजेक्टिव बनाना हो तो भी यही स्पेलिंग लिखनी है, एडवर्ब बनाना हो तो भी ये स्पेलिंग लिखनी है। जैसे अगर मैं कहूँ फास्ट बॉलर, तेज गेंदबाज, बॉलर नाउन है, मैंने उससे पहले लगा दिया फास्ट, तो फास्ट बॉलर, फास्ट एडजेक्टिव हो गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है। ही रन्स फास्ट, कैसे भागता है, तेज भागता है। इस बार मैंने रन वर्ब के लिए फास्ट लगा दिया और जो वर्ब के लिए आए उसको एडवर्ब कहते हैं। इस बार फास्ट को मैंने एडवर्ब बना लिया। बड़ा मन करेगा ही रन्स फास्टली कर देते हैं, लेकिन फास्टली जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है। अगर आप ऑक्सफोर्ड में टाइप करेंगे फास्टली आएगा नो वर्ड फाउंड, कैम्ब्रिज में टाइप करेंगे आएगा नो वर्ड फाउंड, लॉन्गमैन में टाइप करेंगे आएगा नो वर्ड फाउंड, कॉलिंस में टाइप करेंगे आएगा नो वर्ड फाउंड। एक महाघटिया डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर, उसमें टाइप करेंगे फास्टली तो आएगा यस इट इज़ एन एडवर्ब। अगर आपके फ़ोन में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है तो वीडियो चाहे रोक के उसको अनइंस्टॉल करो, इतनी घटिया डिक्शनरी है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स का सत्यानाश कर देगी वो ग्रामर का। और दूसरी घटिया चीज़ है चैट जीपीटी। अगर आपको लगता है कि अमन सर का कोई चैट जीपीटी से दुश्मनी, एक काम करना, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए 5 सवाल उस पर डालना और उससे आंसर पूछना, 5 में से 2 के आंसर गलत बताएगा वो आपको। तो मरियम वेबस्टर और चैट जीपीटी से जो ग्रामर सीखते हैं आपको भगवान बचाए भाई। चलो जी, तो कुल मिला के बात ऐसी है, फास्टली जैसा कोई शब्द है नहीं, चाहे एडजेक्टिव बनाना हो चाहे एडवर्ब बनाना हो फास्ट ही आएगा। हाँ, हार्डली जैसा शब्द होता है, होता क्या ना, बच्चे के माइंड में ऐसे होता है, देखो नाइस नाइसली, ब्रेव ब्रेवली, स्वीट स्वीटली, एरोगेंट एरोगेंटली, एल वाई लगा के एडवर्ब बनाने की तलब होती है हमें। तो हम सोचते हैं कि हार्ड का हार्डली होता होगा, लेकिन एक्चुअली ये दोनों वर्ड बिल्कुल अलग है, कोई लेना देना ही नहीं है इनका आपस में। हार्ड खुद ही एडजेक्टिव होता है और खुद ही एडवर्ब होता है। हार्ड जब एडजेक्टिव होता है तब इसका मतलब होता है टफ, सख्त। जैसे अगर मैं कहूँ हार्ड सरफेस है, टफ सरफेस है, हार्ड बैट है, ये बहुत, है ना। और हार्ड क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस है, ये मीनिंग भी हो सकता है। हार्ड जब एडवर्ब होता है, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत से काम किया। दे हिट हिम हार्ड, उन्होंने उसे बहुत जोर से मारा, ये मतलब होते हैं। हार्डली का तो इसके दूर दूर से मीनिंग का भी कोई रिलेशन नहीं है। हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। आई हार्डली नो हिम, मैं उसे ना के बराबर जानता हूँ, है ना। लेकिन होता क्या भाई, नाइस नाइसली, ब्रेव ब्रेवली के चक्कर में हमें लगता है हार्ड का हार्डली होता होगा। ये वर्ड ही बिल्कुल अलग है भाई।
लेकिन ये बात इसलिए मैंने आपको बताई, जैसे मैंने कहा कि फास्टली जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसे मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है। एडवर्ब बनाना है गो स्ट्रेट तो भी, एडजेक्टिव बनाना है स्ट्रेट लाइन तो भी स्ट्रेट, एडजेक्टिव बनाना हो एडवर्ब बनाना हो स्ट्रेट ही रहेगा, हाँ कि ना। ऐसे ही डेली एडजेक्टिव बनाना हो एडवर्ब बनाना हो डेली रहेगा, डेली न्यूज़पेपर रोज आने वाला न्यूज़पेपर, डेली मैगजीन, ही कम्स हियर डेली, एडवर्ब बनाना हो तो भी डेली रहेगा। ये जो लेट है ये इसके जैसा है, लेट एडवर्ब भी होता है लेट एडजेक्टिव भी होता है। ही केम लेट वो देरी से आया एडवर्ब है, लेट कमर्स लेट आने वाले एडजेक्टिव है, लेकिन लेटली भी एक शब्द है लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, उसका देर वाला मतलब ही नहीं है। तो हार्डली ऐसा नहीं है, जैसे ये लिखे तो सारे सही हुए हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि जैसे फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं है, स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड नहीं है, ये वर्ड डेली ही रहेगा, डेल जैसा कोई वर्ड नहीं बन जाएगा, लेकिन इसमें हार्डली वर्ड है, लेटली वर्ड है, लेकिन उनका इनसे रिलेशन ही वर्ड ही अलग हैं, उनका मीनिंग ही अलग है। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली ये कुछ ऐसे शब्द हैं जब आपको एडजेक्टिव बनाना हो चाहे एडवर्ब बनाना हो, इनकी स्पेलिंग सेम रहेगी। कभी फास्टली लिख दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। आओ जरा करो ट्राई। हाँ जी, वी हैव टू मेक सम चॉइसेस हार्डली इन लाइफ इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल। हमें जिंदगी में कुछ चॉइसेस करनी पड़ती हैं ना के बराबर, अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये क्या मीनिंग लिख दिया यार, मीनिंग भी ठीक नहीं लग रहा, हाँ कि ना। और हार्डली जो होता है ये वर्ब से पहले आता है, इसकी पोजीशन आप नोटिस करोगे, आई हार्डली नो हिम, मैं उसे ना के बराबर जानता हूं। ये नाउन के बाद ये क्या लिख रखा है, शायद कहना ये था कि हमें ज़िंदगी में कुछ मुश्किल चॉइसेस करनी पड़ती हैं, हमें ज़िंदगी में कुछ टफ चॉइसेस भी करनी पड़ती हैं अगर हमें ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, अगर हम चाहते हैं कि सक्सेसफुल हों। तो यहाँ पे बेसिकली हार्डली शब्द की ज़रूरत ही नहीं थी, हार्डली अपने आप में एडवर्ब है, यहाँ एडवर्ब चाहिए ही नहीं था। यहाँ पे अपने को चॉइसेस को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए था हार्ड। आ रही कुछ बात समझ, सीधी सीधी मीनिंग बेस्ड बात थी कि हार्डली का यहाँ कोई सिर पैर ही नहीं है। वी हैव टू मेक सम हार्ड चॉइसेस, पहली बात तो एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव ऑब्वियसली हार्ड होगा, हार्डली तो एडवर्ब होता है, ना मीनिंग सही है ना ग्रामर ठीक है हार्डली शब्द के अकॉर्डिंग। रीटा केम होम लेटली एज शी गॉट स्टक इन ट्रैफिक वाइल कमिंग बैक फ्रॉम हर ऑफिस। रीता हाल फिलहाल में आई थी, पहली बात तो लेटली के साथ जनरली प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं अपन, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। और आगे भी देखो, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, मीनिंग क्या ठीक रहेगा, रीता लेट आई थी क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी, कि रीता हाल फिलहाल में ही आई थी क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी। ये ट्रैफिक में फंसना ये सारी बात का क्या लेना देना है, ऑब्वियस बात है ये कहना चाह रहे हो कि देरी से आई थी, है ना। तो यहाँ पे लेटली हाल फिलहाल का कोई ना तो मीनिंग निकल रहा है, इसलिए अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे लेट यूज करेंगे। लेटली एडवर्ब गलत है, लेट सही है, और लेटली के साथ जनरली आपको परफेक्ट टेंस दिखते हैं, है ना। आई हैव विजिटेड मनाली लेटली, मैं अभी हाल फिलहाल में ही वहाँ घूम के आया हूँ, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में आपको लेटली ज़्यादा दिखता है। इनको करिए ज़रा। आ जाओ। और भाई ये जो टाइम देता हूँ ना, टाइम पास के लिए नहीं देता हूँ, अगर आप वाक्य में कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके खुद से दिमाग लगाया करो। श्रुति हैड टू टेक एवरीडे अपॉइंटमेंट विद अ थेरेपिस्ट आफ्टर शी गॉट डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन। श्रुति को हर रोज एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था थेरेपिस्ट के साथ, जब वो मतलब बेसिकली जब पता चला कि भैया उसको क्लिनिकल डिप्रेशन है। ठीक, अब यहाँ पे जरा समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एवरीडे वर्सेस एवरीडे। वर्ड दोनों दिखने में सेम लगते हैं, एक होता है एवरी, और स्पेस दे के अगर मैं डे लिखूं तो ये आपका एक एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, जैसे डेली है ना, शी कम्स हियर डेली, वो रोज यहाँ आती है। ऐसे ही अगर मैं कहना चाहूँ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन या आई स्टडी दिस सब्जेक्ट एवरी डे, हर रोज कोई काम हो रहा है तो आप ये वर्ड यूज करोगे। और एक वर्ड होता है बिना स्पेस दिए अगर मैं लिख दूं एवरी डे, ये होता है जी एक एडजेक्टिव। मान लो मुझे कहना है कि ये मेरा एवरीडे टास्क है, रोज किया जाने वाला टास्क है, ये एवरीडे न्यूज़पेपर है, एवरीडे मैगजीन है, रोज आने वाली मैगजीन है। अगर आपको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करना है तो ये लिखना है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे
श्रुति को लेनी पड़ती थी एक अपॉइंटमेंट हर रोज, ये कहना है कि दैनिक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, आपको क्या मीनिंग यूज करना है, सोचो जरा एक बार। हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे थे, श्रुति को हर रोज एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, ये मीनिंग देना चाह रहे हैं, है ना। श्रुति को, अब शायद कुछ बच्चे इसके अंदर ये भी कंफ्यूज हो जाएं कि सर दैनिक अपॉइंटमेंट भी तो बोल सकते हैं, है ना। तो एक काम करना, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, इसमें दूसरा एरर भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं अपन, यहाँ पे स्पेस दे देता हूं मैं, ताकि मीनिंग से अगर आप गलत भी सोच रहे हो तो वो वाला चलो ठीक कर लेंगे अपन। यहाँ पे स्पेस दे दिया, अब स्पेस वाला तो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब जब होता है तो ये एंड में लिखा जाता है। शी कम्स हियर डेली, आई गो देयर एवरी डे, ऐसे बीच में तो आएगा नहीं नाउन से पहले, तो इस लॉजिक से अपने को बाद में लिखना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, इसके बाद इसको जाएगा और यहाँ पे एवरी स्पेस डे वाला आएगा और इसके बाद आएगा। क्लियर होगी इतनी बात। इसको मैं करेक्शन कर दूंगा, एवरी स्पेस डे लिख लो, वरना काफी लोग उसको लेनी पड़ती थी एक दैनिक अपॉइंटमेंट वाला मीनिंग निकाल के कर देंगे। हालांकि मीनिंग आप समझने की थोड़ी कोशिश करोगे तो मीनिंग इसका ये कि उसको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी हर रोज, ठीक है, क्योंकि टेक वर्क को क्वालिफाई करना है, टेक की फ्रीक्वेंसी बताएगा यहाँ पे। इसको एक बार के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करेक्शन करना है, वरना फिर ये वर्ड्स यहीं रह जाते हैं फाइल में ना। नेक्स्ट पे जाओ। आफ्टर गेटिंग इरिटेटेड बाय हिज फ्रेंड्स कॉन्टिन्यू सरकास्टिक रिमार्क्स, इरिटेट होने के बाद, किस चीज़ से इरिटेट होने के बाद, उसके दोस्त के जो कॉन्टिन्यू सरकास्टिक रिमार्क्स थे, ताने थे, उनसे इरिटेट होने के बाद यश ने उसको सीधा सीधा बोल दिया कि भैया अब मेरे को परेशान करना बंद कर। अब यहाँ पे यश टोल्ड हिम स्ट्रेटली, यश ने उसको सीधा सीधा बोल दिया। टेल वर्ब को क्वालिफाई करना है, कैसे बोल दिया, साफ साफ सीधा सीधा बोल दिया। टेल वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव बनाना हो चाहे एडवर्ब बनाना हो, स्ट्रेटली जैसा कोई शब्द नहीं है, वर्ड ही स्ट्रेट है। क्लियर होगी इतनी बात, स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, एडजेक्टिव बनाना हो चाहे एडवर्ब बनाना हो, स्ट्रेट ही वर्ड का यूज करना पड़ेगा। आ जाओ जी, अब समय है थोड़े से प्रचार का। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और कोई बैच लेना चाहते हैं, और बैच भी ऐसा जो अपने आप में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो, यानी उस बैच को लेने के बाद ना तो थ्योरी के लिए कोई किताब उठानी पड़े, ना प्रैक्टिस के लिए कोई और किताब उठानी पड़े, तो मेरा फाउंडेशन बैच आता है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, प्री टू मेंस लेवल की ग्रामर की थ्योरी पढ़ा रखी है। इनके आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाती है। अगर आप प्रिंटेड बुक फॉर्म में खरीदना चाहते हैं तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी आती है। ग्रामर की एक एक चैप्टर की आपको एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करा रखी है। फोटोज़ और वोकैब्स, फोटोज़ और नेमोनिक्स से 2023 की, 22 की, 21 की सारे एसएससी एग्जाम्स की, सीडीएस की, एनडीए की वोकैब आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। इतनी वोकैब आपको किसी के बैच में फोटोज़ और नेमोनिक्स वाली लिखित में दे सकता हूँ, नहीं मिल सकती। एक एक वर्ड की फोटो है, एक एक वर्ड पे नेमोनिक्स है अलग अलग, ये नहीं कि 2 वर्ड की फोटो लगा दी और बाकी सारे रगड़ दिए। जितने वर्ड्स कराएं एक एक वर्ड की फोटो और नेमोनिक्स है इसके अंदर। क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की थ्योरी पढ़ाई है, प्री लेवल के सेट कराए हैं, मेंस लेवल के सेट कराए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको दे रखे हैं पैनल के ऊपर ही, ऐप के अंदर ही, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें सीजीएल के, सीएचएसएल के, अपना सीडीएस के, एनडीए के, सीपीओ के, इनके। बीच बीच में लाइव इंटरेक्शन लेता रहता हूँ, बीच बीच में पंप देने के लिए। और सबसे बड़ा फीचर डाउट्स, आप अपने बैच के बच्चों से भी डाउट्स पूछ सकते हो, और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, कोई स्टाफ का नहीं, कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट का नहीं, मेरा खुद का पर्सनल नंबर। ये फीचर कोई आपको 50,000 के कोर्स में भी नहीं देगा। और कितना भी पढ़ने वाला बच्चा हो, डाउट तो देखो कुछ ना कुछ आएंगे, कोर्स में नहीं आएंगे तो प्रैक्टिस करोगे कभी। अब जैसे मेरे पास सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा डाउट पता कहाँ से आते हैं, जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो। किसी ने टेक्स्ट बुक का ले रखा, किसी ने ओनली बोर्ड का ले रखा, अलग अलग जगह के आपने मॉक्स ले रखे हैं, उनमें कोई क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो किसी ने कोई क्वेश्चन टफ पूछ दिया या 2 क्वेश्चन गलत पूछ दिए, उस दिन मेरे पूरा डाउट वाला व्हाट्सएप भर जाता है। तो वो डाउट और किसके कहाँ पूछ पाओगे, कोई ऑथेंटिक आंसर देने वाला होगा नहीं। उस दिन काम आएगा आपको ये डाउट नंबर। 50,000 का कोर्स लो तो भी नहीं देगा कोई पर्सनली। रोज के 5 से 6 घंटे सिर्फ इस काम को डिवोट करता हूँ मैं। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलता है जी इसमें। जो भी बैच लेता है 7 से 8 दिन बाद एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आती है, रजिस्टर्ड नंबर मेरे फ़ोन में सेव हो जाता है और फिर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, नीचे ऐप का लिंक है, चाहे तो ले सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, अपने पेज पे आप कंप्लीट कर सकते हो। आ जाइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स एंड नॉट एडवर्ब्स। अब जैसा मैंने आपको बोला,
हमें लगता है नाइस, नाइसली, ब्रेव, ब्रेवली, एल वाई वाले जो होते हैं ना, नाइसली, ब्रेवली, है ना, ये सारे के सारे वर्ड जैसे एल वाई वाले जनरली तो एडवर्ब भी होते हैं। नाइसली, ब्रेवली, स्वीटली, एरोगेंटली, ये सारे के सारे एडवर्ब भी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जितने एल वाई वाले हैं शायद सारे एडवर्ब होते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या है, जब एडजेक्टिव में आप एल वाई लगाते हो, जैसे एक वर्ड है नाइस, ठीक है, नाइस होता है एक एडजेक्टिव, इसमें जब आपने एल वाई ऐड किया तो इससे वर्ड बना नाइसली, जो कि बना एक एडवर्ब। लेकिन अगर आप एक नाउन में एल वाई लगा दो, जैसे एक वर्ड है मैन, मैन नाउन है, इसमें जब एल वाई लगाकर एक वर्ड क्रिएट किया गया तो इससे बना मैनली, और ये एक एडवर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव होता है। दिखने, सुनने में, बोलने में आपको हो सकता है एडवर्ब लगे, लेकिन समझना, अब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपका दिमाग ठनकेगा, हाँ यार एडजेक्टिव है। मान लो कोई लड़की है, ठीक, होता है जेनेटिकली किसी फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से वो जिम वगैरह जाने लग गई, हाइट वाइट भी अच्छी, बढ़िया डोले वोले बना लिए, है ना, तो उसको देख के आप क्या कर रहे हो, इस लड़की की मैनली लुक्स है, इस लड़की की मर्दों वाली लुक्स है ना, मैनली लुक्स, कैसी लुक्स हैं उसकी, मैनली लुक्स हैं। अब लुक शब्द क्या है, अपने आप में एक लुक वर्ब भी होता है देखना, लेकिन वैसे उसकी लुक्स ऐसी हैं, लुक्स क्या है, नाउन है, मैनली लुक्स हैं। आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसे ही हो सकता है कोई लड़का है, उसकी चाल वाल ऐसी है, ऐसे मटक मटक के चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इसकी वुमेनली चाल है, इसकी औरतों जैसी चाल है। आ रही कुछ बात समझ, इसका औरतों जैसा नेचर है, इसका वुमेनली नेचर है, ऐसी बातें अपन कहते हैं, हाँ कि ना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो कि मदरली लव, माँ के जैसा प्यार, माँ वाला प्यार, बेसिकली माँ के जैसा भी नहीं, माँ वाला प्यार, मदरली लव, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हैं ये सारे के सारे। एल वाई से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद एडवर्ब होगा, लेकिन रियलिटी में एडवर्ब नहीं, सारे के सारे ये एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं हमारे लिए तो ये गॉडली फिगर हैं जी, कोई बाबा संत महात्मा जिनको आप मानते हो, हमारे लिए तो गॉडली फिगर हैं जी, ये फिगर नाउन हो गया, गॉडली एडजेक्टिव हो गया, है ना। अच्छा जी, इनका किंगली एटीट्यूड है, क्वीनली एटीट्यूड है, फादरली लव, मदरली लव, ब्रदरली अफेक्शन, ब्रदरली लव, ब्रदरली ट्रीटमेंट, फ्रेंडली ट्रीटमेंट, मैनली लुक्स, वुमेनली लुक्स, माइजरली, कंजूसी भरा आचरण बेसिकली, है ना। तो माइजरली एटीट्यूड रहता है इसका, ये एक माइजरली पर्सन है, कंजूस व्यक्ति है। बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, माइजर पर्सन लिख देता हूँ, माइजर नाउन होता है, माइजर अपने आप में नाउन है, ही इज अ माइजर। अगर आपको लिखना है ना कि ये कंजूस व्यक्ति है, तो माइजर पर्सन नहीं, माइजरली पर्सन करना पड़ेगा, चाहे आपको सुनने बोलने में लाख अटपटा लगे। ऐसे ही कॉवर्ड एक वर्ड है, बड़ा आता है, कॉवर्ड अपने आप में कायर एक एडजेक्टिव होता है, कॉवर्ड, कॉवर्ड्स, अगर कहना ना कायर आदमी, तो कॉवर्ड मैन नहीं कह पाओगे, कॉवर्डली मैन कहना पड़ेगा, चाहे आपको सुनने बोलने में कितना ही अटपटा लगे। ये क्लियर होगी इतनी बात। इनमें से कुछ वर्ड हैं, जैसे जनरली तो नाउन में एल वाई लग के बने, लेकिन ये जैसे ये 3 वर्ड है, ये वैसे हैं ही एडजेक्टिव, मतलब ये नाउन में एल वाई वाला कॉन्सेप्ट इन 3 शब्दों पर अप्लाई नहीं होता। आ जाओ जी, करके दिखाओ। कर लिया भाई। द ओल्ड लेडी इन आवर नेबरहुड इज़ अ वेरी काइंड वुमन एंड शी ऑलवेज ट्रीट्स मी मदरली। वो जो बूढ़ी औरत है हमारे पड़ोस में, बहुत ही दयालु औरत है और वो ट्रीट करती है हमेशा मुझे मदरली। अब बोलने सुनने में आपको मदरली एडवर्ब लगता है, मीनिंग भी आप अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे कि वो मुझे बिल्कुल माँ की तरह ट्रीट करती है ना। लेकिन अगर आपको इसका ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पता है कि मदरली शब्द एक एडजेक्टिव है, और मुझे यहाँ पे शी ऑलवेज ट्रीट्स मी, तो मुझे यहाँ पर ट्रीट वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब चाहिए कि कैसे ट्रीट करती है वो, माँ की तरह ट्रीट करती है, एडवर्ब वो मैनर चाहिए मुझे यहाँ पर, और लगा रखा मैंने एडजेक्टिव। बस एल वाई को देखकर कंफ्यूजन हो रहा है, तो एडवर्ब चाहिए तो भैया यहाँ एडवर्ब लगाओ। यहाँ पर आपको मदरली को काट के 2 चीज़ें लिख सकते हो, या तो लाइक का मदर लिख दो, जब आप लिखोगे लाइक का मदर तो लाइक प्रीपोजिशन हो जाएगा, मदर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो फ्रेज क्रिएट होगा ना पूरा, ये एडवर्ब वो मैनर जैसा काम करेगा। या फिर इन अ मदरली मैनर, अगर आप वर्ड भी वही यूज करना चाहते हो तो फिर ऐसे लिखो, इन अ मदरली मैनर। किस मैनर में, किस तरीके से ट्रीट करती है मुझे, मदरली मैनर के अंदर ट्रीट करती है, माँ वाले तरीके से मुझे ट्रीट करती है। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्पोर्ट्स कमेंटेटर एज ही हैज़ अ वेरी डीप एंड मैनली वॉइस।
उसने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी स्पोर्ट्स कमेंटेटर के रूप में, क्योंकि उसकी बड़ी ही भारी और मर्दाना आवाज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर आप देख पा रहे हो तो ही सब्जेक्ट है, हैज़ वर्ब है, क्या है उसकी, ऐसी आवाज़ है। ये हैज़ कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखना। एक्शन तो इसमें भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी फर्क होता है। लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट और जिसके जो आगे लिखा जाए वो सेम होता है। जैसे ही इज़ अ टीचर, ही और टीचर एक ही है ना। अब इसमें ही और वॉइस तो एक नहीं है ना, तो यहाँ पे ये जो पोजेशन को दिखाने वाली वर्ब होती है एक्शन इनमें भी नहीं होता, जैसे हैव हो गया, ऑन हो गया, पजेस हो गया, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब नहीं होती, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मुझे वॉइस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए लिखे हुए दोनों एडजेक्टिव, डीप आवाज़ और मैनली आवाज़ है। दोनों के दोनों क्या है, इसको लिखने वाले, इसको क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव है। अब जिसको नहीं पता मैनली एडजेक्टिव है वो तो सोचेगा एडवर्ब लगा दी नाउन के लिए, वो कहेगा एरर है, लेकिन ये नो एरर है जी। क्यों है नो एरर? क्योंकि वॉइस नाउन है और उसके लिए ये आपने एडजेक्टिव लगा रखा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको करके दिखाओ जरा। चलो जी, आर्मी इज फॉर ब्रेव पीपल एंड नॉट फॉर दोज हु एक्ट कावर्डली एज सून एज दे कम अक्रॉस सम डेंजर। आर्मी बहादुर लोगों के लिए है और ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कायर की तरह से एक्ट करते हैं जैसे ही कोई खतरे का सामना होता है उनका। तो यहाँ पे दोज हु एक्ट, हु सब्जेक्ट है, एक्ट वर्ब है। मैं इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब लिखना चाहता हूँ और मैंने कावर्डली लिख दिया, बोलने सुनने में भी अच्छा लगेगा। अगर दे फॉट ब्रेवली हो सकता है, शी स्पीक्स नाइसली हो सकता है, ही टॉक्स एरोगेंटली हो सकता है, ऐसे ही एक्ट कावर्डली भी हो सकता है, सुनने बोलने बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पता तो कावर्डली एक एडजेक्टिव है, चाहिए था एडवर्ब, टाप दिया एडजेक्टिव है तो गलत हो गया। तो फिर अपने को यहाँ पे फिर से वही काम करना पड़ेगा, या तो लाइक कावर्ड लिखेंगे या फिर इन अ कावर्डली मैनर लिखेंगे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। क्लियर होगी इतनी बात? वी हैव स्टॉप्ड गोइंग आउट विद राजेश, हमने राजेश के साथ बाहर जाना बंद कर दिया, बिकॉज ही ऑलवेज एक्ट्स माइजरली, क्योंकि वो हमेशा कैसे एक्ट करता है। एक्ट्स आना था यहाँ पे, टाइपिंग एरर है, एक्ट्स आएगा, इसमें कर दूंगा मैं इसको करेक्ट, ठीक है, ये एक्ट्स वाली गलती ठीक कर दूंगा मैं। वो हमेशा एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, कंजूसी से एक्ट करता है। अब देखने सुनने में तो ठीक लग रहा है, एक्ट वर्ब है और इसके साथ एडवर्ब लिख दी, लेकिन अगर आपको पता कि माइजरली एडजेक्टिव है तो गड़बड़ हो गई। तो फिर यहाँ पे माइजरली नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्ट वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए था। इसको मुझे एक्ट्स भी करना है, तो मैं एक बार इसको यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, वरना फिर ये मार्क करने के बाद चेंज नहीं हो पाता। तो माइजरली आपका गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे आपको लाइक अ माइजर, ये रॉन्ग हो गया, और इसकी जगह पर आपको लाइक अ माइजर या इन अ माइजरली मैनर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर एडवर्ब चाहिए। क्लियर हो गया जी कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा याद करने टाइप का है, रूल है ना। बाकी तीनों जो देखे अपन ने थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, ये सीधा सीधा याद करने वाली बात है भाई। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन, ठीक, अलग अलग एडवर्ब की, जैसे होता ना, मान लो अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में आपसे कहूँ, एक सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक है, ही बॉट अ बिग वेरी हाउस, ही बॉट अ बिग वेरी हाउस, क्या गड़बड़ लग रही है इसके अंदर आपको? सर ही बॉट अ वेरी बिग हाउस आएगा ना, ऑब्वियस बात है, सब बच्चे जान पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों किया अपन ने? सर जब ना नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है और उससे पहले एडवर्ब होती है, हाउस से पहले आएगा बिग और बिग से पहले आएगा वेरी, सर ऐसे लिखेंगे, हाँ के ना। तो ये वाली बात किसी ने तो बनाई होगी ना कोई कन्वेंशन तो बनाया होगा, वरना इंडिया वाले अलग तरीके से लिखेंगे, पाकिस्तान वाले अलग तरीके से लिखेंगे, चाइना वाले अलग तरीके से लिखेंगे, खिचड़ी बन जाएगी। कोई लिखेगा बॉट ही वेरी हाउस, ऐसे लिखने लग जाएंगे फिर तो लोग। एक कन्वेंशन बना हुआ है ना कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है चीज़ों को लिखने का। सेम वैसे ही जो एडवर्ब होती हैं, कोई कहीं लगा रहा है कोई कहीं लगा रहा है, तो इसलिए कुछ कन्वेंशन बनाए गए हैं। तो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में ये वाले वर्ड तो आपने सबने सुन रखे हैं, डेली, वीकली, मंथली, ये एंड पे आते हैं। शी कम्स हियर डेली, है ना, आई गो देयर वीकली, ये जो वर्ड है इनको डेफिनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेली का मतलब 24 घंटे, आपके लिए भी 24 घंटे, 24 घंटे में एक बार, मेरे लिए भी वही, वीकली हफ्ते में एक बार, मंथली महीने में एक बार,
इनको बोलते हैं डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये अक्सर क्लॉज के एंड पे आते हैं। इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेरी माता जी मुझे अक्सर पीटती हैं। अब ये अक्सर की परिभाषा तो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है तुम दिन में 4 बार चप्पल खाते हो तो अक्सर लिखो, मैं हफ्ते में 2 ही बार पिटता हूँ तो भी मैं अक्सर लिख रहा हूँ। तो इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं इनके केस में कहाँ, मतलब ये वाले कहाँ आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं। शी ऑफन कम्स हियर, वो यहाँ अक्सर आती है। शी ऑलवेज स्कोल्ड्स मी, शी ऑलवेज कम्स लेट, ये वाले आते हैं वर्ब से पहले, ठीक है। कुछ हैं जो वर्ब से पहले भी चल जाते हैं, एंड पे भी चल जाते हैं, जैसे ये 3 एक वर्ड है। ही रेगुलरली गोज टू जिम लिख दो, ही गोज टू जिम रेगुलरली लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये वाले 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो दोनों जगह कर लिया। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये कन्वेंशन बनाया हुआ है, ये याद ही करने वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? चलो जी करके दिखाओ जरा। हाँ जी, विद इंक्रीजिंग वर्कलोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैव रेयरली टाइम। बढ़ती हुई वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मेरे पास रेयरली ही टाइम होता है अपने पैशन को कंटिन्यू करने का। अब रेयरली कौन सा है, इनडेफिनेट एडवर्ब वाला है, तो ये कहाँ आता है, ये आता है वर्ब से पहले। तो जो रेयरली की पोजीशन है, आई रेयरली हैव टाइम, ये जाएगी मेन वर्ब से पहले, हैव से पहले चला जाएगा। ही इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हैज़ अ गुड हेल्थ, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है और उसकी अच्छी हेल्थ है क्योंकि ही डेली गोज टू जिम। अब डेली कौन सा है, डेफिनेट वाला है, डेफिनेट वाला कहाँ आता है, क्लोज पे एंड पे। ही गोज टू द जिम डेली। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। ये है जी डिफरेंस बिटवीन, वैसे तो देखो यार दुनिया जहान की एडवर्ब है, ठीक है। अब मैं फिर बता दूं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की सीरीज है जो जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब कराने को तो जब मैं पढ़ाता हूँ बैच के अंदर तो कम से कम भी मान लो 20 पेयर बनाता हूँ। वेरी और मच में क्या डिफरेंस है, वेरी और टू में क्या डिफरेंस है, सेल्डम ही फेवर, सेल्डम और नेवर में क्या डिफरेंस है, 50 चीज़ पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में डिफरेंस रिपीट हो रहा है वो ये वाले रिपीट होते हैं मेनली। एक टू मच और मच टू का, ये जो टू मच शब्द है एक एडजेक्टिव है। मान लो आपको नाउन के साथ लगाना है, जैसे डोंट पुट टू मच प्रेशर, जरूरत से ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ। प्रेशर नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है तो टू मच लगाओ। और अगर आपको कभी लगाना हो एडजेक्टिव के लिए नहीं एडवर्ब की जरूरत हो, इसको ऐसे समझ लो कि टू मच एक एडजेक्टिव होता है। अगर आपको लगे कि नाउन के साथ लगाना है यानी एडजेक्टिव लगाना है तो टू मच लगेगा। अगर कभी आपको एडजेक्टिव के लिए लगाना है, ठीक, मान लो आप कोई कपड़े की दुकान पे गए, आपने सूट देखा कोई और ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इट इज़ टू मच कॉस्टली मत कह देना, इट इज़ मच टू कॉस्टली। एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ानी है, एडवर्ब के रूप में लिखना है तो मच टू लिखेंगे। क्लियर होगी इतनी बात? ऐसे स्टिल और येट के बीच में भी डिफरेंस होता है। स्टिल का मतलब होता है अभी भी और येट का मतलब होता है अभी तक। ये जनरली आपको नेगेटिव सेंटेंस में भी दिखेगा, दे हैवंट कम येट, है ना, आई हैवंट टॉक टू हिम येट। तो ये वाले जो शब्द हैं, मतलब येट जो है जनरली आपको नेगेटिव सेंटेंस में दिखेगा, परफेक्ट टेंस में दिखेगा, ये जनरली कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर दिखेगा। पोजीशन इसकी वर्ब से पहले होती है, शी इज स्टिल क्राइंग, शी इज स्टिल स्लीपिंग, ये वर्ब से पहले लगता है। और ये वाला अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा और अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो वर्ब के बाद जाएगा। दे हैव नॉट कम येट, ऑब्जेक्ट नहीं था कम वर्ब के पास तो वर्ब के बाद चला गया। और शी हैज नॉट रिटर्न्ड माई बुक येट, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद चला गया। फिर से देख लो, एडजेक्टिव चाहिए टू मच लगाना, एडवर्ब चाहिए तो मच टू लगाना। कॉन्टिन्यूस टेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, अभी भी वाला मीनिंग चाहिए हो तो स्टिल लगाना, वर्ब से पहले लगाना हो स्टिल लगाना। अच्छा, परफेक्ट टेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, है ना, और वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद फीलिंग आ रही है आपको वहां जाना है तो फिर येट लगाना। क्लियर हो गया? करके दिखाओ। हाँ जी, हिज टीचर्स वर टू मच एंग्री विद हिम फॉर कमिंग लेट टू स्कूल एंड फेलिंग ऑल द क्लासेस। ठीक है, अच्छा जी, अब वैसे फेल के साथ फेल इन सब्जेक्ट भी होता है और फेल द सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो, फेल को ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, दोनों तरीके से यूज होता है। काफी लोगों को लग रहा होगा इन आना चाहिए, फेलिंग इन ऑल द क्लासेस होना चाहिए, दोनों चल सकते हैं, है ना। अच्छा जी, सबके उसके जो टीचर्स थे उससे बहुत ज्यादा नाराज थे। अब यहाँ पे वर के बाद ये जो एंग्री है, एंगर नाउन होता है, एंग्री एडजेक्टिव होता है,
एंग्रीली एडवर्ब होता है। तो ये एंग्री क्या है जी, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। टू मच होता है एक एडजेक्टिव और मच टू होता है एक एडवर्ब। तो यानी यहाँ पे अपने को टू मच नहीं, यहाँ पे आपको मच टू का यूज करना पड़ेगा। आई थिंक दैट यू हैव स्पेंट टू मच मनी ऑन योर सूट। मुझे लगता है कि तूने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए अपने सूट पे। अब मनी क्या है जी, नाउन है। नाउन को कौन क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। और ये मच टू क्या है जी, ये तो एडवर्ब होता है। मुझे एडजेक्टिव चाहिए, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू मच। क्लियर हो गया? चलो जी, इनको करके दिखाओ जरा। आ जाओ। ही कैन नॉट कम टू द ऑफिस फॉर अ फ्यू मोर वीक्स। वो कुछ और हफ्तों के लिए ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि वो अभी भी रिकवर कर रहा है अपनी बीमारी से। ठीक है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नॉट वगैरह नहीं है, परफेक्ट टेंस नहीं है, वर्ब से पहले लिखना है। ये सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि यहाँ पर येट नहीं, यहाँ पर स्टिल एडवर्ब की ज़रूरत थी। वो अभी भी रिकवर कर रहा है। क्लियर होगी इतनी बात? रोहिणी डिड नॉट अटेंड द बुक क्लब मीटिंग। रोहिणी ने बुक क्लब मीटिंग को अटेंड नहीं किया कल, बिकॉज शी हैजंट स्टिल फिनिश द रीडिंग, शी हैजंट फिनिश्ड रीडिंग द बुक। क्योंकि उसने जो बुक की रीडिंग थी उसको भी खत्म नहीं किया। फिनिश वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये जिरंड वर्ब नहीं है रीडिंग, ये जिरंड ऑब्जेक्ट है और जिरंड का ऑब्जेक्ट बुक है। जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए बताए। परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, नेगेटिव है, सारी बातें चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ पे येट आएगा। अब येट तो आएगा ही आएगा, येट तो आएगा ही आएगा। उसकी पोजीशन कहाँ होगी, शी हैजंट फिनिश्ड रीडिंग द बुक येट, बाद में चली जाएगी। हाँ क्या ना, ऑब्जेक्ट है रीडिंग और उसने खुद का भी ऑब्जेक्ट रख रखा तो उसके भी बाद लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बढ़िया बताता हूँ। मान लीजिए कि इसमें आए ऐसे स्लैश, एक यहाँ स्लैश है, एक यहाँ स्लैश है, और एक मान लेते हैं कि अपन यहाँ स्लैश है और एक यहाँ स्लैश है। ठीक है, हालांकि 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया शायद मैंने इसको, 1 2 3 4 5। चलो कम कर लेता हूँ, तुम वो 4 वाला ही देख लो। कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, एक से वेट करो थोड़ा, शायद मेरी बात समझ पाओगे। ठीक है, अब एरर आपको समझ में आ गया कि स्टिल कट के येट आना है, और वो येट कहाँ लगना है, बुक के बाद लगना है। ठीक, मान लीजिए कि ये आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, और ये बुक वाला जो है, रीडिंग वाला जो है, ये आपका डी पार्ट हो गया। तो एरर कौन से पार्ट में मार्क होगा, सी पार्ट में मार्क होगा कि डी पार्ट में मार्क होगा? हाँ जी, सोचो जरा। देखो यार, ध्यान से सुनना मेरी बात। एरर वहां मार्क होता है, आपका जो ये पोर्शन भी है ना, इसका नाम होता है एरर डिटेक्शन, गलती पहचानने, है ना। वो ये नहीं पूछ रहा आपसे कि सही हो के क्या होगा, वो तो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर मैं यही नहीं बताऊंगा गलत क्यों है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना। तो पढ़ाते टाइम हम बताते हैं कि ये कटेगा, इसकी जगह ये लगेगा, लेकिन पेपर में आपसे पूछा जा रहा है एरर पहचानिए, गलती को डिटेक्ट करिए, गलती इस पार्ट में है, तो सी पार्ट में एरर मार्क होगा। मेरी कुछ बात आई समझ में? अब ये स्टिल की जगह येट आना है, वो येट उठ के बी पार्ट में जाएगा, सी में जाएगा, डी में जाएगा, कि अपनी नानी घर जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। गलती आपकी इस पार्ट के अंदर क्रिएट हुई थी, इसलिए आपको इसी पार्ट में यानी सी पार्ट के अंदर एरर मार्क करना है। ये यहां से हटेगा, लेकिन जाएगा कहां पे, येट भले ही जा यहां पे रहा है, बिल्कुल एंडिंग में रहा है, डी पार्ट में रहा है, लेकिन गलती जो आपकी मार्क होगी वो सी पार्ट के अंदर ही मार्क होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात क्लियर होगी। गलती हमेशा उस पार्ट में मार्क होती है जहां क्रिएट होती है, वहां से उठ के वो वर्ड कहाँ जाना है या उसकी जगह जो वर्ड आना है वो कौन से पार्ट में आना है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन समझने के लिए तो जानना ही पड़ेगा कि येट आना है। नेक्स्ट पर आ जाइए। एक एडवर्ब से ही निकला हुआ एक टॉपिक है छोटा सा, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट कर देना, मतलब पलट देना। जनरली हमारे स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, जनरली यही लिखते हैं ना, राहुल बॉट अ बुक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जनरली अपन ऐसे ही लिखते हैं सेंटेंसेस। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए जिसमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर होता है
हैव यू कंप्लीटेड द टास्क। हैव हेल्पिंग वर्ब यू से पहले आ गई, हाँ कि ना। जनरली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा देखा होगा, लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव भी नहीं है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो समझ जाना कि इन्वर्जन लगा हुआ है। अभी इन्वर्जन क्या भला होती, कई बार क्या होता ना, हम अपने सेंटेंस में एडवर्ब पे स्ट्रेस देना चाह रहे होते हैं, तो हम एडवर्ब को शुरुआत में लिख लेते हैं और एडवर्ब आता है वर्ब के लिए, तो जिसकी वजह से वर्ब भी उठ के पास चली जाती है उसके, यानी सब्जेक्ट से पहले चली जाती है, और इसी चीज का नाम इन्वर्जन है। मैं आपको दो सेंटेंस बोल के कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, एक तो मैं लिखूं, एक मैंने मान लो लिखा कि हार्डली, हार्डली, या पहले नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, ही हार्डली गोज टू स्कूल। ही हार्डली गोज टू स्कूल, वह ना के बराबर ही स्कूल जाता है। ये सेंटेंस लिखा, ही हार्डली गोज टू स्कूल, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन मान लो मैं ये हार्डली पे स्ट्रेस डालना चाहता हूं। एक तो मैंने लिखा ही हार्डली गोज टू स्कूल, यानी वह ना के बराबर स्कूल जाता है। अब मैं चाहता हूं स्ट्रेस डालना, ना के बराबर स्कूल जाता है, ये कब जरूरत पड़ेगी ऐसे सेंटेंसेस की। मान लो कोई बच्चे को पीट रहे हैं उसके पापा, धै चप्पल चल रही है, पड़ोसी आए, जी जी बच्चों को मारोगे क्या, अरे अरे बस करो बस करो बस करो, ऐसा क्या कर दिया इसने। तो तुम्हारे पापा एम्फोसिस डालने के लिए क्या कहेंगे, हार्डली, हार्डली डज ही गो टू स्कूल, ना के बराबर जाता है ये स्कूल, इसलिए कूट रहा हूं इसको। घर से बस्ता टांग के चले जाता है, वहां पे वीडियो गेम खेलता रास्ते में, स्कूल तो पहुंचा ही नहीं है पिछले 1 महीने से। तो कई बार क्या होता है, हमें एडवर्ब पर स्ट्रेस डालना पड़ जाता है। नॉर्मली भी लिख सकते थे ही हार्डली गोज टू स्कूल, वह ना के बराबर स्कूल जाता है, लेकिन इसमें हार्डली पर एम्फोसिस नहीं है, तो कई बार हमें एडवर्ब पर डालना पड़ता है एम्फोसिस, जिसकी वजह से हम उसको लिख देते हैं आगे। और एडवर्ब आता है वर्ब के लिए, तो उसको मीनिंग सही करने के लिए वर्ब भी उठ के पास चली जाती है, इसलिए वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाती है, और इसी कॉन्सेप्ट का नाम है इन्वर्जन। और इन्वर्जन भी आपको बेसिकली दो तरीका देखने को मिलेगा। एक में तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, ठीक है। अगर बाकी एडवर्ब हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, वो बाकी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो, तो सिर्फ हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले जाती है। लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, जैसे मान लो मैंने हेयर लिख दिया, देयर लिख दिया, तो हेयर राहुल कम्स नहीं, हेयर कम्स राहुल, मेन वर्ब भी उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। लो ये आया राहुल, देयर गोज राहुल, लो वो चला गया राहुल, देयर गोज कोहली, अरे लो ये गया कोहली, ऐसे करके। तो अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस आया, ये टाइपिंग एरर रह गया भाई, एक्चुअली ये सेम ही कॉपी हो गया यहाँ पे, तो मेन वर्ब आनी है यहाँ पे, ठीक। तो कहने का मतलब ये यहाँ से हट जाएगी, मैं इसको हटा दूंगा। ये जितनी स्लाइड में लिखने में गलती हो जाती है, मैं जब स्लाइड अपलोड करूंगा उससे पहले इनको ठीक कर दूंगा। कुल मिला के मेन वर्ब यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ लिखना था। एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब चली जाती। क्लियर होगी इतनी बात, करो ट्राई एक बार। इनको पढ़ने समझने की करिए ट्राई। कर लिए भाई। बेयरली शी हैड गॉट बैक इन बेड व्हेन हर अलार्म वेंट ऑफ, ठीक है। वो वापस बेड पर लेटी ही थी, कहने का मतलब शी हैड गॉट बैक इन बेड, कहने का मतलब जैसे कुछ काम करने के लिए उठी हो, है ना, बस सोने के लिए थोड़ी सी देर वापस बस अब पहुंची ही थी अभी, उसका अलार्म बज गया। जैसे सोने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई बंदा सोने के लिए लेटा, फिर काम आ गया, फिर उठ गया, फिर काम आ गया, फिर सारा दिन काम में बिजी रहे, अब उसने सोचा था कि यार अब बैठूंगी, चल थोड़ी देर लेटूंगी, और वो लेटी ही थी और उसी टाइम पे अलार्म बज गया। तो अब यहाँ पे ये जो बेयरली लिखा हुआ है कि ये काम हुआ ही था, ये काम हुआ ही था, ये काम हो गया, इस पे स्ट्रेस डालना, तभी तो आपने इसको शुरू में लिखा है। अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो समझ में आ गया कि भैया यहाँ पर मुझे स्ट्रेस डालना है, और एडवर्ब वर्ब के लिए आया हुआ है, इसी के लिए तो आया हुआ है यहाँ पे, तो अपने को इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब उठकर सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। हेल्पिंग वर्ब है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो यहाँ पे शी गॉट बैक ही लिखा होता अकेला, तो गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, और सेकंड फॉर्म में पास्ट एंड डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड, तो क्या लिखते, बेयरली डिड शी गेट बैक। हेल्पिंग वर्ब अगर दे रखी है तो सीधा उसको उठा के लिख दो,
दो ही टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनेट बाय चांस आ जाए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डज लिख देना, आगे आगे बेस फॉर्म लगा देना। पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो डिड लिख देना और आगे बेस फॉर्म लगा देना। नेवर आई हैव एनकाउंटर्ड सच रूडनेस बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग। आज से पहले मैंने कभी इतनी रूडनेस, कभी इतनी रफनेस एनकाउंटर नहीं करी, नहीं झेली इस ऑफिस में काम शुरू करने से पहले। ठीक है, अब पहले किसी कंपनी में काम करते थे, बड़ा अच्छा माहौल था, आप किसी कंपनी में चले गए, फॉर एग्जांपल अश्नीर ग्रोवर की कंपनी में काम करने लग गए, रोज गाली बकता हो तुम्हें है, तो तुम क्या बोलोगे कि आज से पहले बेसिकली कभी नहीं एनकाउंटर करी मैंने इतनी रूडनेस जिंदगी में, यहाँ काम करने से, इस ऑफिस में काम करने से पहले। तो फिर से वही बात, नेवर एडवर्ब है, एडवर्ब से शुरुआत कर रखी तो इसका मतलब इस पर स्ट्रेस डालना चाहते हो, स्ट्रेस डालना चाहते हो तो आपको वर्ब के फैक्टर को इसके पास ले जाना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा नेवर हैव आई एनकाउंटर्ड। इसको करिए जरा, आ जाओ। जस्ट 2 मीटर्स अवे फ्रॉम देयर हाउस वॉज लाइंग 3 डेड बॉडीज। सिर्फ 3 मीटर, सिर्फ 3 मीटर उनके घर से अवे, उनके घर से सिर्फ 3 मीटर दूर पड़ी थी 3 डेड बॉडीज। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जस्ट 2 मीटर्स अवे फ्रॉम देयर हाउस, ये पूरा का पूरा, आपको नहीं लग रहा कि ये एडवर्ब प्लेस बन रहा है, किसी चीज की पोजीशन बता रहा है, कहाँ पड़ी थी वो डेड बॉडी, जस्ट 2 मीटर्स अवे फ्रॉम देयर हाउस, एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। मतलब एडवर्ब में भी एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब प्लेस में क्या होता है, मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली जाती है, यानी ये जो वॉज लाइंग वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये डेड बॉडी से पहले चला गया पूरा, हाँ कि ना। क्या पड़ी थी, डेड बॉडीज पड़ी थी, सब्जेक्ट तो ये। अब आप देख पा रहे होगे कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं, ऐसा नहीं कि इधर कोई मेन वर्ब भी बची हुई है, पूरा ही स्ट्रक्चर उधर चला गया। क्लियर हुई इतनी बात। इन्वर्जन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इन्वर्जन के बेस को यूज करके केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी सवाल बना लेते हैं। अब यहाँ पे हाउस पड़ा था ये थोड़ी कहना है, और इनमें से कोई नाउन है ही नहीं, सिर्फ हाउस ही नाउन था, हाउस पड़ा, हाउस के हिसाब से वर्ब थोड़ी आएगी। क्या पड़ी थी, 3 डेड बॉडीज पड़ी थी, सब्जेक्ट कौन है, डेड बॉडीज, तो वर्ब इसके हिसाब से आएगी, डेड बॉडीज प्लूरल है, 3 आगे लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे वॉज नहीं, यहाँ पर वर आएगा। क्लियर हो गया। तो इस सेंटेंस से हमने 2 चीजें सीखी, एक तो एडवर्ब वो प्लेस से शुरुआत हो तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है, यानी मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले चली जाती है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, इन्वर्जन के बेस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल भी बना लेते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, असली सब्जेक्ट यहाँ छुपा हुआ था, बच्चा हाउस को देख देख के वो सोचता रहेगा, लेकिन असली सब्जेक्ट यहाँ था, वर्ब के बाद लिखा हुआ था सब्जेक्ट। अच्छा जी, ये एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा इन्वर्जन का ही है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने एक बात बोली और आप चाहते हो वही बात मुझे किसी और सब्जेक्ट के लिए बोलनी है, ठीक है। अगर मैं कहूँ राहुल इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, राहुल इस प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, और कहना है और मैं भी हूँ, तो दोबारा एंड आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, ये पूरा दोबारा लिखने की बजाय अगर मैं ऐसे लिख दूँ, सो एम आई, राहुल इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, सो एम आई, और मैं भी हूँ, पूरा आपको सेंटेंस दोबारा नहीं लिखना पड़ा। तो इनको बोलते हैं बेसिकली सेंटेंस की रिपीटेशन को अवॉइड करने वाले स्ट्रक्चर। तो अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस को रिपीट होने से बचाना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सो प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नया सब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, राहुल इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, नीदर एम आई, और मैं भी नहीं हूं। अगर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर को रिपीट होने से बचाना या नेगेटिव आपका सेंटेंस था तो सबसे पहले आता है नीदर या नॉर, नीदर नॉर दोनों अलाउड है, कोई भी लगा सकते हो, प्लस में हेल्पिंग वर्ब और प्लस में नया सब्जेक्ट जिसके लिए आप वो बात लिखना चाहते हो। जैसे कि यहाँ देखो, व्हेन आई टोल्ड देम माय प्लान, जब मैंने उन्हें अपना प्लान बताया, राजेश ने ज्वाइन कर लिया। मान लो आप कोई सेल्समैन हो, आप कोई प्लान्स बेचते हो, राजेश, जब मैंने उनको अपना प्लान बताया ना तो राजेश ने मुझे ज्वाइन कर लिया, और कुणाल ने भी कर लिया। तो दोबारा लिखने की बजाय एंड कुणाल ऑल्सो ज्वाइंड मी ऐसे लिखने की बजाय सीधा आपने बस उसको रिपीट कर लिया। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ज्वाइंड कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं हुई, तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड, देखो ये दिख रही है यहाँ पे। बस इसमें क्या है, स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ है, सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट है, यानी इसमें भी इस स्ट्रक्चर में इन्वर्जन होता है। ये मैं इन्वर्जन के साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये इन्वर्जन ही तो है, देखो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जा रही है,
इसलिए इसको इन्वर्जन वाली बात के साथ बताया मैंने आपको। तो ये जो डिड की पोजीशन है ये गलत है, सो डिड कुणाल लिखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया हो। आ जाइए जी कॉन्सेप्ट नंबर 47 पर। यूसेज ऑफ आर्टिकल्स ए एन वर्सेस द। सबसे ज़्यादा अगर आर्टिकल चैप्टर पर किसी कॉन्सेप्ट पर सवाल आते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। लगना था ए एन, लगा दिया द, लगना था द, लगा दिया ए एन। अगर इसको एक लाइन में बताऊं तो हालांकि बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं और सारे काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, लेकिन मेनली अगर ए एन को द से डिफरेंशिएट करना हो तो वो होता है डेफिनेट इनडेफिनेट वाला। समझना मेरी बात। अगर मुझे किसी व्यक्ति को कोई बात बतानी है और जिसको मैं वो बात बता रहा हूं उसको जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूं उसके बारे में नहीं पता, तो उस व्यक्ति के लिए वो चीज़ डेफिनेट नहीं है, तो मैं ए एन का यूज़ करूंगा। एग्जाम्पल से समझना मेरी बात बड़े ध्यान से, स्टोरी से इसको आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल कहना है कि आज मैं एक बंदे से मिला, ठीक है, आज मैं मेट्रो में एक बड़े इंटरेस्टिंग आदमी से मिला, ठीक, ये बात मैं अब किसी और को बता रहा हूँ, ठीक है जी। वो उस बंदे को जानता नहीं, मैं ही पहली बार मिला था, उसको बता रहा हूँ, वो कहाँ से जानता होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, आई मेट, अब मैं इसको बता रहा हूँ उस बंदे के बारे में, आई मेट द वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन इन मेट्रो टुडे कि अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन इन मेट्रो टुडे। ऑब्वियसली अ वेरी, क्योंकि इसको उस बंदे का नहीं पता। आ रही बात समझ में? अच्छा, दूसरा केस मान लेते हैं। अब हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और हम दोनों का एक ही मैनेजर है, ठीक। अब मान लो कि मैं मैनेजर से मिला, वो मैनेजर जो था वो मुझे मिल गया, तो अब जब मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि मैं मैनेजर से मिला था आज, अपनी जो कंपनी वाला मैनेजर, ऑब्वियस बात है मैनेजर वर्ड सिर्फ मैनेजर ही लिख के छोड़ोगे तो आप उसी की बात कर रहे होगे, तो इसको क्या बोलूँ मैं, आई मेट अ मैनेजर टुडे कि आई मेट द मैनेजर टुडे। अगर उसको बोलते ही समझ में आ रहा है कि किस बंदे की बात हो रही है तो उसके लिए वो डेफिनेट हो गया, तो अब द आर्टिकल यूज करोगे, इतनी सी बात है। आई मेरी बात समझे? अगर मैं इसको आपको थोड़ा लिख के समझाना चाहूँ तो ऐसा होता, देखो, अगर बोलने वाले, इसको ऐसे लिखते हैं स्पीकर और लिसनर, ठीक। द आर्टिकल तब आता है जब स्पीकर को तो पता ही है वो किस बारे में बात कर रहा है, लिसनर के लिए वो चीज डेफिनेट होती है, लिसनर को पता होता है कि किस चीज के बारे में बात करी जा रही है। अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहो कि अगर आपने किसी ऐसे नाउन का जिक्र करना है जिसको लिसनर को पहले से पता है जिसके बारे में, उसके लिए वो नाउन डेफिनेट है, तब आप द आर्टिकल का यूज करोगे। अगर उसको नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो तो उस केस में आप ए एन आर्टिकल का यूज करोगे। ऐसे समझ सकते हो इसको, एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा, करो एक बार ट्राई। आ जाइए। आई वॉज हैप्पी टू सी ए फायरमैन हु सेव्ड माई लाइफ व्हेन माई हाउस गॉट ऑन फायर। मैं उस फायरमैन से यानी आग बुझाने वाले पर्सन से मिलकर बड़ा खुश था जिसने मेरी जिंदगी बचाई जब मेरे घर में आग लगी थी, ठीक। अब बताओ, ए एन का मतलब होता है जनरलाइज। ए एन अपन तब लगाते हैं अगर मैं मान लो कहूँ, अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट अ बैट, मुझे एक बैट चाहिए, तो कोई स्पेसिफिक बैट नहीं मांगा, बैट चाहिए जो दुनिया में दुनिया जान के बैट है उनमें से कोई एक बैट चाहिए मुझे, हाँ कि ना, कोई बैट दे दो। अब यहाँ पे जो आगे बात लिखी हुई, जिसने मेरी जिंदगी बचाई जब मेरे घर में आग लगी थी, तो ऐसे क्या 50 करोड़ लोग होंगे, तो डेफिनेट हो गया ना, कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति होगा, हाँ कि ना। अब मान लो मैं किसी और को बता रहा हूँ कि यार उस बंदे से मिलके, वो जो बंदा था ना जिसने मेरी जान बचाई थी, उससे मिलके मैं बड़ा खुश था, तो ये आपने आगे की बातें लिख के, ये जो आपने आगे की सारी बातें लिखी हैं इससे क्लियर हो गया कि ऐसा एक यूनिक पर्सन है। तो इस बार यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं, यहाँ पर आपको द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। कुल मिला के बात बस इतनी है कि अगर आपके सेंटेंस से जिस नाउन के लिए आप आर्टिकल लगा रहे हो वो नाउन डेफिनेट हो जाए, फिक्स हो जाए, यूनिक हो जाए, तो द आर्टिकल आएगा, वरना ये ना आएगा। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस को देखो।
आई कांट बिलीव दैट ही लिव्स इन द स्मॉल फ्लैट इन पैसिफिक गॉल्फ सोसाइटी। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वो एक छोटे से फ्लैट में रहता है पैसिफिक गॉल्फ सोसाइटी में। एक सोसाइटी के अंदर कितने फ्लैट होंगे? 50, 60, 70, 200, 300, 20-30 फ्लैट तो होंगे कम से कम। कोई सोसाइटी नाम लिखा हुआ तो 20-30 फ्लैट में से कोई एक फ्लैट में ये रह रहा है, हाँ कि ना? क्या इस सेंटेंस में पहले कहीं स्मॉल फ्लैट का कि वो वाला स्मॉल फ्लैट जो वहाँ से किराए पे लिया था, ऐसा कुछ जिक्र है? कहीं नहीं जिक्र। कोई पहले रेफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब आपने इसको ज़बरदस्ती का डेफिनेट लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ स्मॉल फ्लैट आ जाएगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे, अगर मैं इस सेंटेंस को मान लो ऐसे लिख दूँ, ही लिव्स इन द स्मॉल फ्लैट, he lives in the same small flat which I vacated last month। वो उस सेम छोटे से फ्लैट में रहता है जो मैंने पिछले महीने खाली किया था। शब्द आ जाएगा। तो ऐसे में सोचना कि फ्लैट के साथ दा नहीं आ सकता या स्मॉल के साथ दा नहीं आ सकता, ऐसा कोई रूल नहीं। सिंपल मीनिंग बेस्ड बात है कि अगर आपके सेंटेंस में जिस नाउन के लिए आप आर्टिकल लगाना चाहते हो, अगर वो डेफिनेट हो गया, फिक्स हो गया, यूनिक हो गया, तो द आर्टिकल आएगा। अगर वो यूनिक नहीं हो रहा तो एन आर्टिकल आएगा। यानी बोलने वाले पर डिपेंड है, सेंटेंस पर डिपेंडेंट है कि क्या आर्टिकल लगेगा। इसको करके दिखाओ जरा। हाँ जी, मेरे अंकल ने मुझे एक महंगी घड़ी दी मेरे बर्थडे पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वॉच है इसके लिए आपने दा लगा दिया। कोई स्पेसिफिक घड़ी है? कोई पहले जिक्र हुआ है इस घड़ी का? ऐसा कुछ नहीं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? एन एक्सपेंसिव वॉच लिखना पड़ेगा। कई बच्चे ना अपने ही बैठ बैठ के रूल बनाते रहते, पता है वो क्या कहेंगे? सर ये वॉच नाउन है, इससे पहले ये एक्सपेंसिव एडजेक्टिव लग गया ना, एडजेक्टिव लग गया तो ये स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया तो दा आएगा। अरे वाह, मतलब फिर तो जिंदगी कितनी आसान हो गई कि अगर किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हो तो एन तो आ ही नहीं पाएगा आपके लॉजिक से। सोच एक बार, थोड़ा सोच। क्या दुनिया में महंगी घड़ी सिर्फ एक ही है क्या? मेरे अंकल ने मुझे एक महंगी घड़ी दी बर्थडे प्रेजेंट के रूप में मेरे बर्थडे पे। ठीक है, क्या दुनिया में सिर्फ एक ही महंगी घड़ी है क्या? ऑब्वियसली नहीं। जो महंगी घड़ियां थी उनमें से एक लाके अंकल ने मुझे दी है। तो ऐसे में सोचा करो कि एडजेक्टिव लग गया तो हमेशा द आर्टिकल आएगा। ऐसे अपने घर बैठ के रूल मत बनाया करो, और थोड़ा सा हिंदी की मदद ले लिया करो। ये जो एक वाला मीनिंग होता है ना, जो एक वाला मीनिंग होता है, ये एन को इशारा करता है। जैसे आप नोटिस करने की कोशिश करो, मैं खुश था उस फायरमैन से मिलकर, या मैं खुश था फायरमैन से मिलकर जिसने मेरी जान बचाई थी। एक वाला मीनिंग नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक और आ रहा है। अब इधर देखना, मैं यकीन नहीं कर सकता था कि वो एक छोटे से फ्लैट में रहता। एक वाला मीनिंग आ रहा है एन। हिंट दे रहा हूं आपको एक, मेरे अंकल ने मुझे एक महंगी घड़ी दी मेरे 18वें बर्थडे पे। ये जो एक वाला सेंस होता है ना, इसमें एन आता है। अ मैन whom we met while we were coming back is my brother-in-law। वो आदमी जिससे हम मिले थे जब हम वापस आ रहे थे। अब सोचो, हम दोनों दो लोग हैं, हम वापस आ रहे हैं, कोई मॉर्निंग वॉक से, मार्केट से, किसी भी चीज़ से वापस आ रहे हैं। हमें बीच में एक बंदा मिला, ये बंदा उसको जानता नहीं है। मैंने उससे हाथ वाथ मिलाया, 2 मिनट बात करी। अब जब वो चला गया, फिर बाद में वो जो आदमी था ना जिससे मिले थे अपन, तो अब इसको पता तो है ना किस आदमी की बात हो रही है। अभी तो मिल के आए 5 मिनट पहले। वो जो आदमी था ना जिससे अपन मिले थे, वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। तो अगर आपके लिसनर के लिए डेफिनेट हो गया, लिसनर को सुनते पता चल गया कौन सा मैन, ये सामने देखो कथा लिख रखी है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? द मैन लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, यूनिक हो गया, डेफिनेट हो गया। नेक्स्ट पर आ जाइए। एक अगला कॉन्सेप्ट है जी, इस पर भी काफी सवाल आते हैं। जहां जरूरत थी ए की वहां एन लगा दिया, जहां एन की जरूरत थी वहां ए लगा दिया। हमें स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है ए ई आई ओ, क्या पढ़ाया जाता है? यू। ये वोवल साउंड होती हैं, इनके साथ एन आता है, लेकिन असलियत में ये यू नहीं, ये ऊ होता है, ऊ, ना कि यू।
य की जो आवाज होती है वो तो कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर में चली जाएगी, व्यंजन साउंड के अंदर में चली जाएगी, और इसी वजह से दुनिया जहान की कंफ्यूजन होती है। जैसे लिखा हो देखो यूनिट, यूनिक, य की आवाज है सबके अंदर, यूनिक, यूनिट, यूटोपिया, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म। तो क्या लिखें, अ यूनिफॉर्म की एन यूनिफॉर्म? आई नीड अ यूनिफॉर्म की एन यूनिफॉर्म? ऑब्वियसली अ यूनिफॉर्म। तो यह स्कूल में तो यू पढ़ाया था, तो एन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि स्कूल में गलत पढ़ाया था, ये यू नहीं होता, ऊ की आवाज आए। अगर मैं कहूं आई बुक्ड अ उबर कैब की एन उबर कैब, अब आएगा एन उबर। ऊ की आवाज आए तब आपको एन आर्टिकल लगाना है। य की आवाज में, इन सब में जो य की आवाज आ रही है, इन सब के साथ आपको ए आर्टिकल लगाना पड़ जाएगा। ध्यान रखना, अक्षर से मतलब नहीं, आवाज से मतलब है। अक्षर से मतलब नहीं, आवाज से मतलब। और अच्छा समझ में आएगा, नीचे वाले देखो, एच साइलेंट है, आर आयर उत्तराधिकारी, आयरस कोई लड़की उत्तराधिकारी हो, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनररी, एसएमएस समझ थोड़ी है ये, एसएमएस अ की आवाज है पहले, आरटीआई, एमएनसी, एलएलबी। तो अक्षर को मत देखना, आवाज को देखना। ही फाइल्ड एन आरटीआई की अ आरटीआई, एन आरटीआई, आरटीआई, अब रटी थोड़ी है ये। मेरी बात आ रही समझ में? तो आवाज को देखना, साउंड को देखना, उसके अकॉर्डिंग ए एन लगाना। चलो करके दिखाओ। हाँ जी, माई ब्रदर इज एन इंटरेस्टिंग बॉय, मेरा भाई एक इंटरेस्टिंग लड़का है, हु हैज एन यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर, यूनिक ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर करना पड़ेगा। इफ़ यू ट्राई टू ब्लैकमेल मी अगेन, अगर तूने मुझे दोबारा ब्लैकमेल करने की कोशिश करी, आई विल नॉट हेजिटेट, मैं हेजिटेट नहीं करूंगा तेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाने में। एफआईआर फिर थोड़ी है ये, एफआईआर अ बोले बिना बोल के दिखाओ इसको, तो वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो एन एफआईआर लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इनको करके दिखाओ। हाँ जी, स्पैमर ने उसको एक एसएमएस भेजा जिसमें लिखा था कि तुम्हारे सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे जल्दी। समझ थोड़ी है, एसएमएस, एसएमएस अ बोले बिना कैसे बोलोगे इसको? तो वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो एन एसएमएस लिखना पड़ेगा। दे अवार्डेड हिम ऑनररी डिग्री, साइलेंट है इसमें, हॉनररी नहीं है ये, ऑनररी है, ओ से आवाज है, वोवल साउंड है तो एन ऑनररी डिग्री। उन्होंने उसे एक ऑनररी डिग्री दे दी उसके ट्रिमेंडस वर्क के लिए सिनेमा के फील्ड में। आ जाइए अपने सेकंड लास्ट रूल पे आज। अगर एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज कर लिया जाए तो उससे पहले आर्टिकल आ जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूं कि उसके पापा हिटलर हैं, यूज करते हैं अपन ये सेंटेंस, खूब यूज करते हैं, उसके पापा हिटलर हैं। जी हमारी गली का तो ये सचिन है, हमारे कॉलेज की तो ये लता मंगेशकर है, ऐसे सेंटेंसेस अपन खूब यूज करते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करना, जब आप कहते हो उसके पिताजी हिटलर हैं, तो क्या आप ये कहते हो वो जर्मनी वाला अडोल्फ हिटलर है उसका बाप? हिटलर के जैसा है, बड़ा क्रूअल है, बड़ा निर्दयी है। अगर मैं कहूँ हमारी गली का ये सचिन है, तो क्या कहना चाहते हो? सचिन तेंदुलकर हमारी गली में रहता है, यानी ये जो लड़का है ये सचिन की तरह ही अच्छा क्रिकेट खेलता है, ये कहना चाह रहे होते हो। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के जो नाम है, सचिन हो गया, विराट हो गया, है ना, शाहरुख खान हो गया, लता मंगेशकर हो गया, हिटलर हो गया, कुछ लोगों ने अपनी फील्ड में इतना नाम कमा लिया कि उस प्रॉपर नाउन को एक टाइप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में ले लेते हैं, यानी कॉमन नाउन की तरह से यूज में ले लेते हैं। और अगर एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया गया, तो कॉमन नाउन के साथ तो एन आर्टिकल वगैरह आ सकते हैं। ही बॉट अ कार, कार कॉमन नाउन है तो आ कार आ गया, हाँ के ना? तो अगर आपके वाक्य को पढ़ के, आपके सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, तो फिर ए एन द आर्टिकल अलाउड है, जैसी जरूरत हो वैसा लगाएंगे।
अगर जनरलाइज होगा तो एन लगा देंगे, डेफिनेट होगा तो दा लगा देंगे। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आएगा। आओ करो। हाँ जी, आ जाओ। वो जो इनफेमस क्रिमिनल है, द इनफेमस क्रिमिनल जो एडम्स, वो जो इनफेमस क्रिमिनल है जो एडम्स, उसको रॉबिन हुड भी कहा जाता है उसके इलाके का, क्योंकि वो अमीरों से लूटकर गरीबों को देता था। ठीक है, अब जरा समझना, उसको रॉबिन हुड कहा जाता है अपने इलाके का। अब ऑब्वियस बात है, ये जो एडम्स है ये खुद रॉबिन हुड तो है नहीं, उसको रॉबिन हुड के जैसा माना जाता है, कहा जाता है, उसको इस नाम से बुलाया जाता है। तो ये जो रॉबिन हुड है, यहाँ ये प्रॉपर नाउन हुआ कि कॉमन नाउन हुआ? सोचो। ऐसे कहते थे ना, कोई भी ऐसा, फिल्मों में आपने काफी बार वर्ड सुना होगा कि ये तो रॉबिन हुड है जी। रॉबिन हुड एक कैरेक्टर है, बेसिकली फिक्शनल कैरेक्टर है या कोई रियल कैरेक्टर था, जो भी था, वो क्या करता था, अमीरों से लूट के गरीबों में बांट दिया करता था। ठीक। तो अब यहाँ पे ये खुद तो रॉबिन हुड नहीं है ना, रॉबिन हुड के जैसा कहना चाह रहे हो, उसको इस एरिया का रॉबिन हुड कहा जाता है जी। तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन की तरह से यूज में लिया जा रहा है। और रॉबिन हुड भी इस पर्टिकुलर एरिया का, हमारे यहाँ का रॉबिन हुड, ये ऑफ प्लस नाउन लगने से, एक नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, नाउन ऑफ नाउन के साथ दा आता है। अगर मैं कहूँ कवर ऑफ माई बुक, मेरी बुक का कवर, तो कवर स्पेसिफिक दा कवर ऑफ माई बुक लिखना पड़ रहा है। तो ऑफ हिज एरिया, उसके एरिया का, तो रॉबिन हुड भी स्पेसिफिक हो गया। पहली बात तो ये रॉबिन हुड कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो आर्टिकल आ सकता है, और ऑफ हिज एरिया लिखने से स्पेसिफिक हो गया, तो यानी डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे द रॉबिन हुड आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ लिख दूं? यहाँ पे आपको द रॉबिन हुड लिखना पड़ेगा। आपने ये वाला एग्जाम्पल काफी बार देखा होगा, कालिदासा इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है कि ना? अब ऑब्वियस बात है, कालिदासा और शेक्सपियर अलग अलग व्यक्ति है ना। कालिदासा को कहा जाता है इंडिया का शेक्सपियर, हालांकि हालांकि कालिदासा उनसे बहुत पहले आए थे, तो शेक्सपियर को कहा जाना चाहिए कालिदासा ऑफ इंग्लैंड वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये अंग्रेज हैं साले, छोड़ो। तो कहने का मतलब, कालिदासा इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसमें क्या हुआ, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? ऑब्वियसली कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि वो प्रॉपर व्यक्ति का नाम थोड़ी, यहाँ पे उसके जैसा कहा जाता है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो गया, क्लास को रिप्रेजेंट करने लगा, लेकिन ऑफ इंडिया लगाने से स्पेसिफिक भी हो गया, तो दा लगाना पड़ गया। सेम वही कॉन्सेप्ट है। यू शुड प्रोबेबली गिव अप ऑन योर ड्रीम, तुम्हें अपना जो सपना था क्रिकेटर बनने का उसको त्याग देना चाहिए, और तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि तुमको सचिन नहीं हो। ठीक है। अब मान लो कोई बंदा है, क्रिकेट खेलना आता नहीं, फिर भी माँ बाप के पैसे लगवाया जा रहा है, कभी कोचिंग जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, है ना, आज तक स्कूल की टीम में भी सिलेक्ट नहीं हुआ वो। तो फिर भैया मुझे लग रहा है तुम्हें अपना एक क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए और मान लेना चाहिए कि तुमको सचिन नहीं हो। अब यहाँ पे सचिन वर्ड जो है, क्या ये प्रॉपर नाउन सचिन तेंदुलकर वाला सचिन है? ये तो उसको पता ही है ना कि मैं सचिन तेंदुलकर नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं हो तुम, यानी उसके जैसा अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकते तुम, उस क्लास को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे यू आर नॉट अ सचिन लिखना पड़ जाएगा। आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर आ जाइए जी। 2 रूल्स हैं इसके अंदर। इन शब्दों के साथ कोई आर्टिकल यूज ना करें अगर ये अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहे हो। यानी पढ़ने जा, स्कूल का काम क्या है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना, हॉस्पिटल इलाज कराने जाना, चर्च टेम्पल प्रेयर करने जाना, जेल प्रिजन पता ही है आपको, मार्केट सामान लेने जाना, बेड सोना। तो अगर मैं कहूँ यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, कोई बच्चा है खेल रहा है बैठ के, है ना, बस्ता टांग रखा है घर से, स्कूल ड्रेस में कंचे खेल रहा है वहाँ पे, यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, है ना। किसी के माँ बाप को कह रहे हो यू शुड सेंड देम टू स्कूल, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्कूल नहीं होता कि उस स्कूल में डाल लो कि डेफिनेट करूँ, है ना। और जनरल मतलब नॉर्मली आप कहना चाह रहे हो कि स्कूल भेज दो इसको, एक स्कूल में भेज दो या उस स्कूल में भेज दो, ऐसा कोई सेंस नहीं होता। जनरली ये वाली जो बात है ना, जनरली ये वाली बात है, आपको गो, सेंड या टेक वर्ब के साथ
आपको होती हुई नजर आएगी, ज्यादातर आपको ये वर्ब इनके साथ दिखेंगे। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, गोज टू अ टेम्पल, द टेम्पल करने की जरूरत नहीं, मंदिर जाती। आ रही है मेरी बात समझ? लेकिन क्या सर इन वर्ड के साथ कभी दा लग ही नहीं सकता? बिल्कुल लग सकता है, स्पेसिफिक कर दो, अगर स्पेसिफिक कर दो बिल्कुल दा लग जाएगा। द टेम्पल विच इज लोकेटेड, द टेम्पल विच इज लोकेटेड बिहाइंड आवर स्कूल, आगे कुछ भी लिख लिया, वॉज रेनोवेटेड लास्ट ईयर, वो जो टेम्पल जो हमारे स्कूल के पीछे था उसे रेनोवेट किया गया पिछले साल। तो अब टेम्पल से पहले दा लग गया क्योंकि आपने इसको स्पेसिफिक कर लिया। तो अगर स्पेसिफिक हो जाए तो दा आएगा। जनरलाइज सेंस में ऐसे यूज में लेना है तो आर्टिकल मत लगाओ इनके साथ, अगर ये अपने प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं। यू शुड गो टू बेड का मतलब होता है तुम्हें सोने चले जाना चाहिए, यू शुड गो टू द बेड वगैरह मत लिखो। शी वेंट टू बेड का मतलब सोने चली गई, है ना। दे वेंट टू मार्केट मतलब खरीदारी करने चले गए, दे वेंट टू द मार्केट, अ मार्केट वगैरह ना लिखें अगर प्राइमरी पर्पज के लिए यूज हो रहे हो। फिर बता दूं जनरली आपको ये इन वर्ब के साथ होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर मान लो ऐसे लिख दें, आई मेट हिम इन द मार्केट, अब द ठीक है, अब द ठीक है क्योंकि पता नहीं है ना क्या मार्केट का काम में दो लोगों को मिलाना थोड़ी है यार, तो ध्यान रखना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जनरली ये वाली वर्ब दे वेंट टू मार्केट, ऐसी वर्ब की मतलब जनरली इनके साथ कम भी आ सकता है, वी केम फ्रॉम मार्केट। ये वाली जो वर्ब होती है गो सेंड टेक, आना जाना जिनका मतलब होता है, उनके साथ आपको ये होता हुआ दिखेगा। इनके साथ आर्टिकल ना लगाएं, क्यों ना लगाएं भाई, ये प्रॉपर नाउन है सारे के सारे। गेम का नाम क्रिकेट हॉकी फुटबॉल प्रॉपर नाउन है, नहीं आएगा आर्टिकल। संडे मंडे ट्यूसडे, जनवरी फरवरी, रेड ब्लू ग्रीन, विंटर समर, होली दिवाली, सब्जेक्ट के नाम मैथ्स इंग्लिश ये सब, लैंग्वेजेस के नाम फ्रेंच स्पेनिश, सिटीज़ के नाम दिल्ली मुंबई आगरा, कॉन्टिनेंट के नाम एशिया अफ्रीका, लेक के नाम चिली का लेक, डिजीज़ के नाम डायबिटीज़, मील्स के नाम ब्रेकफास्ट वगैरह, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। इनके साथ आर्टिकल ना यूज़ करें, क्यों ना यूज़ करें भैया, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आता नहीं, अनकाउंटेबल होते हैं तो ए एन भी आता नहीं, अ दिवाली थोड़ी लिख दोगे, तो इसलिए इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन इकट्ठी इसलिए लिख दी क्योंकि दोनों के साथ आर्टिकल नहीं आता, बात खत्म हो गई। करो जरा। हाँ जी, आई नो दैट यू डोंट अर्न मच, मुझे पता तुम ज़्यादा नहीं कमाते हो लेकिन तुम्हें ट्राई करनी चाहिए अपने बच्चों को स्कूल भेजने की। अब फिर वही बात, जनरलाइज सेंस बात करनी है, कोशिश करो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की, कोई उसी स्कूल में भेजो, ऐसा कुछ तो कहना नहीं है। तो यहाँ पे जनरलाइज सेंस में जब इन जगहों की यूज़ होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रिजन चर्च जेल टेम्पल, तो इस केस में कोई आर्टिकल नहीं आता। आफ्टर अ लॉन्ग एंड टीडियस डे, बहुत लंबे और थकाने वाले मतलब बोरिंग दिन के बाद यामिनी घर आई और सोने चली गई। वेंट टू बेड का मतलब होता है सोने चले जाना, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कुछ तो लिखा नहीं हुआ कि वो बेड पर नाच रही थी कूद रही थी। वेंट टू बेड और कुछ हिंट नहीं है तो ऑब्वियसली सोने गई है, तो द आर्टिकल ड्रॉप कर दो। लेकिन अगर अब हम बेड पर बैठकर खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग कार्ड्स ऑन द बेड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लगा लो। सोने जाना प्राइमरी पर्पस करोगे तो फिर आर्टिकल ड्रॉप करना पड़ेगा। इनको करके दिखा दो जरा। हाँ जी, कर लिए भाई। माई ब्रदर एंड आई ऑलवेज वेट फॉर क्रिसमस बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद जॉय एंड स्वीट ट्रीट्स, मैं और मेरा भाई हमेशा क्रिसमस का इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये भरी हुई है खुशी से और स्वीट ट्रीट से, यानी मिठाइयाँ वगैरह ये सब मिलती हैं उसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब क्रिसमस क्या प्रॉपर नाउन है, फेस्टिवल का नाम है, होली दिवाली क्रिसमस क्या है, प्रॉपर नाउन है, फेस्टिवल के नाम है, तो इनसे पहले द आर्टिकल क्यों लगा रहे हो। लेकिन यहीं पे एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ ऑन द क्रिसमस ईव या ऑन द क्रिसमस नाइट, ऑन द दिवाली नाइट, तो ये सही होगा कि गलत होगा, ये ठीक हो जाएगा क्योंकि अब ये दा आपने दिवाली के लिए नाइट के लिए लगाया, कौन सी नाइट, दिवाली की रात, तो स्पेसिफिक हो गई, हाँ कि ना। तो अब दा चल जाएगा, ऑन द क्रिसमस ईव, ऑन द दिवाली नाइट, ऑन द होली नाइट, ऐसे करके तब द आर्टिकल अलाउड है, समझना। अगर इसके आगे मैंने एक नाउन लिख दिया
ठीक, क्रिसमस ईव, दिवाली नाइट, तो ये द आर्टिकल इसके लिए नहीं है, फिर वो अगले नाउन के लिए है। क्लियर होगी इतनी बात? एज सुन एज आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल शिफ्ट टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, किसी पर्टिकुलर देश का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो फिर द आर्टिकल क्यों यूज कर रहे हो? लेकिन इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा या सुन रखा होगा आपने, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ अपन द आर्टिकल का यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, है ना, रिवर्स के नेम के साथ, सुना होगा ना आपने, न्यूज़पेपर के नेम के साथ, ट्रेन्स के नेम के साथ, मेन हिस्टोरिकल इवेंट के साथ, सेलेस्टियल बॉडी, सन, अर्थ, मून, इनके साथ। ये रूल सुना होगा आपने, रटा रटा, कम सवाल आते हैं लेकिन सुन रखा होगा आपने फिर भी। उसमें आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे देशों से मिलकर बने, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, वो छोटे छोटे देशों का एक कॉम्बिनेशन है, तो उनका पूरा नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें द आया। ऐसे ही यूएसएसआर, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, आ रही बात समझ में? ऐसे ही जो इंग्लैंड है बेसिकली उसके अंदर और है ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इंग्लैंड, वेल्स और ये 4-5 देश हैं, तो उसको बोलते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। तो ऐसे देश जो छोटे छोटे देशों से मिलकर बने, उनके साथ द आर्टिकल अलाउड है, वरना नॉर्मल जैसे अब इंडिया है, पाकिस्तान है और जो अलग देश हैं, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ये क्या है, कोई देशों का समूह नहीं है ये, तो प्रॉपर नाउन है नॉर्मल, तो फिर द आर्टिकल मत लगाओ। चलो जी, उम्मीद करता हूँ कि क्लास में मज़ा आया होगा। ये जो सीरीज चल रही है इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज हो रहे होंगे और ये एक्सप्लेनेशंस अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेस में वाकई में ही मज़ा आ रहा है, चीज़ें कुछ सीखने को मिल रही हैं, रिवीजन हो रही है, तो थोड़ा मोटा इसको शेयर वेयर करना, जो एल्गोरिदम के लिए लाइक कमेंट शेयर वगैरह होता है, देख लिया करो। अभी आज की क्लास पे बेस्ड आपका होमवर्क है, 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप लोगों को कमेंट करने, ठीक है? मिलेंगे अपनी आगे की क्लास में। आज के लिए गुड नाइट।